अस्सलाम वालेकुम। मैं लीबिया में औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। एक रोज एक अरबी आया और कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत मोटी है, तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। फिर उसने मुंह मांगी रकम की ऑफर की। भारी रकम देखकर मैं भी अरबी की बीवी का नाप लेने चल पड़ी। वो औरत सच में बहुत मोटी थी, लेकिन नाप लेते वक्त मेरे होश उड़ गए। समझ ना आई कि कैसे एक औरत के पिछले 5 महीनों से एक अरबी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी बीवी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वो खूबसूरत लगे। लेकिन मैं उस औरत का सूट सिलाई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था मैं खूब से सो भी नहीं पाई थी और ना उस औरत को अपने जहन से निकाल पाई थी। और आदमी हर हफ्ते मुसलसल आ रहा था, जिस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से लीबिया में रह रही थी। लीबिया में रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना घर चलाती थी। कमाने वाला कोई भी नहीं था। वो अरबी बहुत अमीर आदमी था और यहाँ मुझसे ज्यादा तजर्बाकार लोग थे जो कमा के कपड़े सिलाई करते थे। फिर न जाने क्यों वो अरबी मेरे पीछे पड़ गया और ऐसा आज से 5 माह पहले शुरू हुआ। मेरे पास काम ज्यादा नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करती, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1-2 बार ही काम मिलता, जिससे घर का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ लीबिया में भी मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने शौहर के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर 4-10 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहा चला गया। मेरे लिए वो दिन कयामत के थे जब मैं 7 समंदर पार दिन रात अपने शौहर को ढूंढती फिरती। शौहर खाने लेने का कहकर गया था, पर दोबारा लौट कर नहीं आया। मैं भूखी प्यासी पूरा दिन शौहर का इंतजार करती रही। न मेरे पास मोबाइल था, न मेरे पास पासपोर्ट। दुख तो इस बात का था कि शौहर कोई गैर नहीं था, बल्कि मेरा अपना कजन था। शौहर ताया का बेटा था। मैं यतीम थी। ताया ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश भी ताया ने ही की। ताया मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी भी मुझसे कर दी। मेरा शौहर शादी से पहले लीबिया में ही रहता था। वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था, फिर यहाँ जॉब करने लगा। ताया ने बड़ी मुश्किल से उसे पाकिस्तान बुलाया था। ताया के पास काफ़ी दौलत थी। ताया ने अपने बेटे से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। मैं किसी गांव की गंवार को अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैं चुपकर सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं होंगी न ताया अपने बेटे को मजबूर करेगा, पर मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं था। मुझे यहीं रहना था और ताया के हर फैसले के सामने सर भी झुकाना था। दूसरों के सामने खुद को जलील होकर देखना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर मैं ताया को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। फिर ताया ने न जाने अपने बेटे को कैसे समझाया कि वो मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई देती थी। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। उसके सामने होते मेरे दिल करता था कि उसकी नज़रों से दूर रहूं, पर मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती थी। शादी से 1 दिन पहले मैं हिम्मत करके ताया के पास चली ही गई। ताया मुझे देखकर हैरान हुए और पूछने लगे कि सब खैरियत है। तब मैंने ताया से कहा कि आप अपने बेटे पर जुल्म न करें, आप मुझे ज़बरदस्ती उनके साथ मत बांधें। पर ताया ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज़ वो हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा पक्का इंतजाम किया है, वो तुम्हें खुश रखेगा। ताया की बात सुनकर मैं सर झुकाए वापस चली आई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह से दुआ कर सकती थी और मैं हमेशा एक नेक हमसफ़र को मांगती थी। अगले दिन निकाह था। मैं दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। निकाह खैर खैरियत से हुआ और मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं शौहर मुझे धुतकार ना दे। लेकिन फिर जो हुआ मैं हैरान रह गई। शौहर कमरे में आया, मुझे देखकर साकित हुआ। शायद वो भी मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल वो मेरे पास बैठ चुका था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी में जैसे खुशियाँ लौट आईं, मैं जैसे जिंदा हो गई। शौहर ने मुझे कबूल कर लिया था। उसकी दी गई मोहब्बत ने मुझे खास बना दिया था। अब ये सब मेरे चेहरे पर फैली आसूदगी ने ताया को मुतमईन कर दिया और सब अच्छा होने लगा। शौहर ने लीबिया वापस जाना था। ताया ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौहर ने मुझे भी साथ ले जाने का कहा। ताया मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर शौहर बाज़िद था और कहने लगा मैं अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊंगा। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी। और फिर आखिरकार ताया को मानना पड़ा और शादी के 3 माह बाद ही मैं अपने शौहर के साथ लीबिया आ गई। यहाँ शौहर ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि शौहर इतने आम से घर में रह रहा था।
यहाँ आकर वो मसरूफ हो गया। वो सुबह जाता और रात को वापस आता। वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। जाने क्यों वो मुझे पतला बदला सा लगा था। 10 दिन मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारे थे। शौहर ने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलाया था और फिर 10 दिन बाद इतवार के दिन शौहर नाश्ता लेने गया और वापस पलट कर ना आया। सुबह से शाम हो गई, मैं परेशान घूमती रही। मेरी निगाहें उसके इंतजार में लगी रही पर वो ना आया। न मुझे किसी शहर का पता था न गली का। मैं तो पिछले 10 दिनों से बाहर ही नहीं निकली थी। मैंने सामान देखा तो कुछ पैसे पड़े थे। बैग में मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी। मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे पहले वसवसे सताते रहे कि कहीं शौहर के साथ कोई हादसा न हो गया हो, पर जब शौहर का सामान भी गायब देखा तो दिल कट कर रह गया। क्या मैं इस काबिल थी मुझे यहाँ परदेश में लाकर ऐसे छोड़ दिया जाए, यूं अकेले? या अल्लाह, मैं उस दिन चीखें मार कर रोई। बहुत सारे आंसू जमा थे जो ताया के घर कभी न बहा सके। मैं जान गई थी कि शौहर अब वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी। घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। ये तो भला हो साथ वाले घर का, जिनके बच्चे का फुटबॉल इस घर के सहन में गिर गया था जहां मैं रहती थी। और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल खाने ना आता। ये लोग बांग्लादेश से थे। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी कहानी समझाई। वो औरत मेरे लिए खाना लाई, उसने मेरा ख्याल रखा। भूखे रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई थी। शायद इसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर ये लोग ना होते। फिर इसी फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा आता है, तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था, मुश्किल से गुजारा होता था। मालिक मकान किराया मांगने आ जाता था। मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं था, पर यहाँ रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन एक अरबी मेरी दुकान पर आया। कहने लगा, मेरी बीवी का नाप लेना है, उसका एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं उमूमन किसी के घर नहीं जाती थी। लोग अपना काम करवाने मेरे पास आते थे, पर उस अरबी ने मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे देने का कहा। मैं सोच में पड़ गई कि अरबी मुझे ज़्यादा पैसे क्यों देगा। मैंने अरबी को इंतज़ार करने का कहा और फ़ौरन अपनी हमसाई के पास गई, जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उसे अरबी का बताया, मुझे अपने घर चलने को कह रहा है। हमसाई ने कहा, ये अरबी तो पूरे टाउन में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, सब इसे अच्छे से जानते हैं, तुम इनकार मत करो, चली जाओ, इसकी बीवी का नाप ही तो लेना है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अरबी के साथ उसके घर आ गई। अरबी का घर बड़ा आलीशान था, यानी वो बहुत अमीर था। पर जैसे ही मैंने अरबी की बीवी को देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अरबी ने कहा था कि उसकी बीवी मोटी है, पर उसकी बीवी तो इतनी मोटी होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था। उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी खौफ से चीख निकल पड़ी। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। मैं डर कर घबरा कर वहीं से वापस गई और उस रात में सो नहीं पाई। मुझे हैरत हो रही थी। अरबी खुद अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर भी बहुत था, फिर उसने ऐसी बीवी क्यों रखी हुई थी? क्या वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, या फिर उसकी भी मेरे शौहर की तरह कोई मजबूरी थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे इस औरत को अपने जहन से निकालने में, पर फिर इतवार वाले दिन वो अरबी फिर से आ गया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसका यही कहना था कि आकर मेरी बीवी का नाप ले लो, वो तुमसे अपने कपड़े सिलाई करवाना चाहती है। मैंने अरबी को साफ इनकार कर दिया, पर वो हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि अरबी मेरे पास ही क्यों आता है। अरबी ने कहा, तुम हर हफ्ते मेरी बीवी का एक सूट सिलाई करना और मैं तुम्हें उसके बहुत से पैसे दूंगा। तुम बस मेरी बीवी के ही कपड़े सिलाई करोगी और उससे ही तुम माला माल हो जाओगी। अरबी की बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। ताक हार कर मैंने अरबी की बात मानने का सोच लिया। यूं ही मेरे पास काम की कमी थी। महीना खत्म होने वाला था। मैंने घर का किराया भी देना था। चुनाचे में दिल पर पत्थर रखकर दोबारा अरबी के साथ उसके घर चली गई। उसकी बीवी को देखकर मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। जाने वो ऐसी क्यों थी? उसकी सारी जिल्द जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया। इसमें से अजीब सी बू आ रही थी। ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि अरबी ऐसी औरत के साथ कैसे रहता था। नाप लेने के बाद मैं अरबी के घर से तेजी से पलट आई। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती थी। जैसे सूट अरबी ने सिलाई करने को कहा था, उसे बनाने में मुझे पूरा हफ्ता लगा। हफ्ते की शाम को अरबी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। अरबी ने मुझे दूसरा सूट सिलाई करने का कहा और यह भी कहा कि दोबारा आकर नाप ले लो। इस बार मैं खुशी खुशी चली गई क्योंकि अरबी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार अरबी ने मुझे डबल पैसे दिए। अरबी के साथ काम करते मुझे 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं काफ़ी मुतमईन थी।
अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभी शौहर का ख्याल आ जाता और घर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी पर मेरे पास कोई जरिया नहीं था। यहाँ मैं डर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़कर ना ले जाए, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई करती और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अरबी की दीदी का नाप लेने गई। मुझे हैरत होती थी कि अरबी हर सूट के लिए नया नाप लेने का क्यों कहता है, पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप रहे थे मेरी नज़र अरबी की बीवी की गर्दन पर पड़ी और कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं अरबी की बीवी से पूछना चाहती थी पर वो कभी मुझसे बात नहीं करती थी। उसकी गर्दन पर कुछ मांस जला हुआ था जबकि बाकी गर्दन ठीक थी और वो जला हुआ मांस थोड़ा उखड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती वो मेरी तरफ पलटी और उसने एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। तभी अरबी अंदर आ गया। पहले पहले वो नाप लेते वक्त जमकर खड़ा होता था पर शायद अब वो मुझ पर एतबार करने लगा था, इसीलिए कुछ देर के लिए वापस चला गया था। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, यूं जैसे मैंने कोई चोरी की हो। मैं नाप लेकर तेजी से वापस आ गई। वापस आकर मैंने जब चिट खोली तो देखी तो हैरान रह गई। उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किसका नंबर था और अरबी की बीवी ने मुझे क्यों दिया था। मैं काफ़ी देर सोच विचार करती रही और फिर हमसाई के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने उससे फ़ोन लिया और वो नंबर मिला दिया। किसी मर्द ने फ़ोन उठाया था। मैंने डर कर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वापस फ़ोन किया। इस बार मैंने उठाया तो कोई अजनबी था जो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए और जब मैं बाहर निकली तो बाहर वाकई हुडी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि ज़रूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई। फिर उसने जो कहानी सुनाई मैं हैरान रह गई। वो एक एजेंट था जो किसी मिशन पर था और वो मिशन अरबी के ख़िलाफ़ था। मैं हैरान थी कि अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, बल्कि वो तो मज़हब की तबलीग भी करता था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर असल बात कुछ और थी। अरबी लड़कियों के ज़रिए स्मगलिंग करता था। वो जिस लड़की को अपनी बीवी जाहिर करता था वो उसकी बीवी नहीं थी, बल्कि वो लड़कियों को मसनूई मांस से मोटा बनाता ताकि अंदर वो स्मगलिंग का सामान डाल सके और चेहरे पर जला हुआ मास्क होता था जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार मुख्तलिफ लड़की होती थी पर वो इस तरह उन्हें तैयार करता कि पहचानना मुश्किल था और उनके ज़रिए अरबी इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की स्मगलिंग करता था। वो लड़की जिसने मुझे नंबर दिया था वो भी एजेंट थी जो मुश्किल से वहाँ तक पहुँची थी। उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम अरबी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस ये करना है कि इस बार नाप लेने जाओ तो उस लड़की को तुम्हें फ़ोन देना होगा। मैं ये सुनकर डर गई। पहले मैंने इनकार करना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि उस शैतान को पकड़ने में हमारी मदद करो वरना वो ये घिनौना काम जारी रखेगा। वो मुझसे इसलिए मदद मांग रहा है कि अरबी के घर तक सिर्फ मुझे रसाई हासिल थी। मैं उस आदमी से कहा कि एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूँगी और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। मैं अगली बार नाप लेने गई तो छुपाकर फ़ोन ले गई और वो फ़ोन उस लड़की के हवाले कर दिया जिसका मैं नाप ले रही थी। ये सब मैंने बड़ी सफाई से किया था। इस काम के बाद उस एजेंट ने शर्त के मुताबिक मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया था कि वो अरबी पकड़ा गया है। ताया बिस्तरे मर्द पर पड़े थे। उन्हें मेरे शौहर ने मेरे मरने की इत्तला दी थी, हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर ताया रो पड़े और फिर वो सारी जायदाद मेरे नाम कर दी जो मेरे माँ बाप की थी। मेरे शौहर को जब ये खबर मिली तो वो वापस आ गया। अब यहाँ की मालिक मैं थी। शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगी और बहाने बनाने लगा, पर ऐसे आदमी पर मैं दोबारा एतबार नहीं कर सकती थी। मैंने शौहर से तलाक ले ली और वो खाली हाथ रह गया। जो कुछ मेरे हिस्से में आया मैंने उसे इस्तेमाल करके एक सिलाई स्कूल खोल दिया और लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और कुकिंग सिखाने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई लड़की बाहर जाए और वो खुद से कुछ न कर पाए। मैं चाहती थी कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों और इसके लिए मैं दिन रात कोशिश करने लगी। शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए पैदा किया था और मैं इसी में खुश थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।